हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। यूपीएससी की तरफ से यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है और वो वैकेंसी के आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि इस बार कौन सी वैकेंसी रिलीज की गई है यूपीएससी की तरफ से। तो यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो है आपकी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में यहाँ पे नई वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2026, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वैकेंसी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके फॉर्म फिल आपके स्टार्ट हो चुके हैं 11 फरवरी से। तो 11 फरवरी से आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुकी है एंड जो लास्ट डेट रहने वाली है आपके फॉर्म फिल करने की वो रहने वाली है 3 मार्च। तो 11 फरवरी से 3 मार्च के बीच में आप सभी लोग इसके फॉर्म के लिए या इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी चीजें डिटेल में समझ लेते हैं। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आपका अपलोड कर दिया गया है। इसमें डिटेल में चीजें समझाई हुई है कि इस बार क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहेगा, सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। तो डेट की तो हम बात कर चुके हैं कि 11 फरवरी को आपका इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड 3 मार्च को आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दी हुई है upsc.government.in। ये आपकी कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी डेट और जो पोस्ट आई है उसके बारे में। अब डिटेल में बाकी चीजों को भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैंडिडेट्स के लिए और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपकी वो ये है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है, कितने स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल होगा। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा वो 3 स्टेप में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है। पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन आप यूआरएन नंबर यहाँ पे अपना क्रिएट करेंगे, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको हम कहते हैं उसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब जो कैंडिडेट्स इससे पहले भी यूपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं या यूपीएससी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, अगर आपने फॉर्म भी फिल किया हुआ है तो आपका यूआरएन नंबर बना हुआ होगा, तो आप वही यूआरएन नंबर अपलोड यहाँ पे करेंगे कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि जो यूआरएन नंबर है वो लाइफ टाइम के लिए रहता है, वो एक ही बार बनता है। तो आप अपना जो यूआरएन नंबर है वो और पासवर्ड है वो याद रखें और उसी को यहाँ पे फिल करें। अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जो अभी नए हैं, जो आज पहली बार यूपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, तो उनको यहाँ पे अपना यूआरएन नंबर जनरेट करना पड़ेगा और उसको संभाल के रखें, क्योंकि बाकी आगे जाके जब यूपीएससी की वैकेंसी आएगी तो आपका वही नंबर यहाँ पे काम आएगा। तो पहला स्टेप था अकाउंट क्रिएशन का, देन आपका यूआरएन नंबर और उसी के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप पे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने वाला है। तो पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लें, यूआरएन नंबर बना लें, देन आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको ये साइट दी हुई है upsconline.nic.in, आप इस पे अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है जो आपका यूआरएन नंबर है वो लाइफ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि जो आपका यूआरएन नंबर है उसे आप संभाल के रखेंगे, क्योंकि आगे जाके आपका वो काम आने वाला है। बाकी और डिटेल में चीजों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट्स जो आपका एलिजिबिलिटी है उसको ध्यान से देख लें कि जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे कमीशन की तरफ से मांगी गई है वो आपके पास होनी चाहिए। जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट करते हैं वही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट हम पहले भी ऊपर हमने बात कर ली है। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई आपका ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी हुई है, उस पे जाके आप अप्लाई करेंगे। पहले आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, देन आप यूआरएन नंबर बनाएंगे और उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे IES और ISS के लिए। अब ये नोट यहाँ पे 3 चीजें दी हुई है। पहले आप यूआरएन नंबर बनाएंगे, ठीक है, रजिस्टर करेंगे, देन आपका यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर फॉर फिलिंग अप ऑफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF के लिए आपका यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर होगी, देन आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होगा। ये आपका पहला स्टेप रहने वाला है फॉर्म फिलिंग का।
देन उसके बाद आप सारी चीजें उस पर डिटेल अपनी फिल करेंगे, जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पे फिल करते रहेंगे। और ये भी ध्यान में रखें कि अगर एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप उसको विथड्रॉ फिर यहाँ पे नहीं कर सकते। यानी अगर एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने 11 फरवरी से 3 मार्च के बीच में फॉर्म फिल कर दिया है, तो वहां पे उसके बाद आपको यहाँ पे उसको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान रखें इस चीज का कि जब आप फॉर्म फिल करें तो अपनी जो एंट्री है वो बिल्कुल ही करेक्ट अपलोड करें, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। आयोग की तरफ से कहा गया, आपके कमीशन की तरफ से यहाँ कहा गया है कि आपको यहाँ पे करेक्शन का या ऑल्टरनेशन मॉडिफिकेशन का कोई मौका यहाँ पे एप्लीकेशन में नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान में रखें जो एंट्री आप यहाँ पे फिल करेंगे अगर वो गलत हो गई तो आपको आगे जाके उसमें दिक्कत आएगी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको वहां पर फिर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको अप्रूव्ड नहीं किया जाएगा। इसलिए जो एंट्री है वो ध्यानपूर्वक यहाँ पे फॉर्म में फिल करें। यूआरएन नंबर की हम बात पहले कर चुके हैं, इसके बारे में हम अब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यूआरएन प्रोफाइल आपको बनानी है और वो आपका यूनिवर्सल रहता है, आपकी लाइफ टाइम चलते रहता है। लास्ट डेट की हम बात कर चुके हैं कि 3 मार्च आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। एडमिट कार्ड की अब बात करते हैं। यहाँ पे जो एडमिट कार्ड आपके रहेंगे इस एग्जाम के लिए वो आयोग की तरफ से, कमीशन की तरफ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एग्जाम डेट से 7 दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखें एग्जाम डेट से 7 दिन पहले आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिन कैंडिडेट्स ने या तो स्क्राइब या राइटर के लिए चेंज करने के लिए आपने अप्लाई किया है कि अपना स्क्राइब या राइटर जिनको चेंज करने के लिए उन्होंने कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करी हुई है, तो उनका एडमिट कार्ड यहाँ पे एग्जाम डेट से 3 दिन पहले अपलोड किया जाएगा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जिन्होंने स्क्राइब या राइटर के लिए कुछ अप्लाई नहीं किया है, चेंज करने के लिए अप्लाई नहीं किया है, उनका एडमिट कार्ड जो एग्जाम डेट रहेगी उससे 7 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आपका देखने को मिल जाएगा आपको। और जो लोग स्क्राइब चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल चुके हैं तो उनका एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा कमीशन की। बाकी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बात करी है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेंगे। जब हम डिटेल में नीचे को स्क्रॉल करते रहेंगे तो यहाँ पे अलग से पेज दिया हुआ है पूरे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस का कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ध्यान पे रखने हैं। बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर इन ओमार शीट कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लैक बॉल पेन। यहाँ पे आपको काली पेन यूज करनी है ओमार शीट के लिए। ये आपका एग्जाम हॉल की बात हो रही है कि जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो यहाँ पे आपको काली पेन का यूज करना है, ये बताया गया है। आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, ये भी आप ध्यान में रखें कि जब आप एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ पे गलत अगर आपने आंसर डाला है, आपने गलत आंसर चूज किया है, तो यहाँ पे आपको उसकी पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। इस एग्जाम के लिए नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होने वाली है। हेल्प डेस्क दिया गया है, अगर आपके फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही है या कुछ एंट्री आपकी अपलोड नहीं हो रही है या कुछ भी इशू आ रहा है तो आपको एक ईमेल आईडी दी हुई है और एक फोन नंबर दिया हुआ है और टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 से 5:30 बजे के टाइम पे, शाम के 5:30 बजे के टाइम पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या मेल डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। उस पे कमीशन आपसे कॉन्टेक्ट करेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। स्क्राइब चेंज की हम बात कर चुके हैं कि अगर स्क्राइब चेंज करना तो आपको 7 डे पहले ही, एग्जाम डेट से 7 डे पहले स्क्राइब चेंज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं, ये भी ध्यान में रखें। 7 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, उसके बाद आप नहीं कर सकते। मोबाइल फोन आपके बैन रहेंगे एग्जाम हॉल के लिए। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं तो वो एग्जाम देने के दिन एग्जाम वेन्यू पे करीब जो टाइमिंग रहेगी आपकी पेपर स्टार्ट होने की उससे 30 मिनट पहले यानी आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए, ऐसा कहा गया है कमीशन की तरफ से आपके लिए। और वहां पे आपका फेस ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे फोटो जो होगी वो क्लिक भी की जाएगी एग्जाम सेंटर के अंदर। एंड ये बात करते हैं अब आंसर की कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगी कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड साथ ही में आपको यहाँ पे पेनल्टी ऑब्जेक्शन की बात करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप ऑब्जेक्शन के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको
यहाँ पे एग्जाम के बाद ही आपको देखने को, जब आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं हम सेंटर्स की यहाँ पे। एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टाइम स्केल ऑफ द सर्विसेज मेंशन इन पैरा 2, जो आपका पैराग्राफ बिलो, बी हेल्ड बाय द यूनियन सर्विस कमीशन फॉर्म 19 जून 2026, ठीक है, 19 जून 2026 के अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन गैजेट। तो ये आपका रहने वाला है 19 जून को, यहाँ पे कहा गया कि 19 जून को आपको संभावित तिथि यहाँ पे दे दी गई है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम सेंटर है वो कौन कौन से, यहाँ पे टोटल 21 एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे 21 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, तिरुवनंतपुरम, शिमला, ऐसे सारी सिटीज यहाँ पे दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे, तो नजदीक का सेंटर आप अपना यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और इन्हीं सेंटर्स में से आपको अपना यहाँ पे एग्जाम सेंटर चूज करना होगा, और जो सेंटर सबसे फर्स्ट में होगा वही उसी को आपको अलॉट करा जाएगा यूपीएससी की तरफ से, वही सेंटर आपको अलॉट भी किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फॉर्म की हम बात करें तो यहाँ पे आपको यूआरएन नंबर बनाना है, इसके अलावा आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे चेंजेस का मौका नहीं मिलेगा। बाकी जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अपने कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करें, ताकि आप उस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकें। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास जो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। देन आपको जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपका जब एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, रिटर्न रहेगा, देन आपका फिर इंटरव्यू होगा। रिजल्ट के बाद जब आपका ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट अपलोड किया जाएगा जो फ्री है, देन आपका मेन होगा, मेन के बाद ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो यहाँ पे आपकी 2 पोस्ट आई हुई है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। तो जो पहली आपकी पोस्ट है उसकी वैकेंसी है 16, और इन 16 वैकेंसी में से आपकी एक वैकेंसी रिजर्व की गई है डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। आपका एक पद यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व किया गया है। जो आपकी पहला पोस्ट है आपका एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, यहाँ पे 16 वैकेंसी आई है, और उसमें से एक वैकेंसी आपकी रिजर्व की गई है। अगली है आपकी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो इसके लिए आपकी यहाँ पे 28 वैकेंसी टोटल आई हुई है, जिसमें से 2 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रिजर्व की गई है डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। एंड 1 वैकेंसी इज कैरिड फॉरवर्ड रिजर्व फॉर डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जो सुनने या देखने या सुनने में उनको दिक्कत होती है उनके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी अलग से रिजर्व की है। तो यहाँ पे टोटल जो 3 वैकेंसी नहीं, टोटल 2 वैकेंसी ही यहाँ पे रिजर्व की गई है। एंड जो 2 वैकेंसी है उसमें से हर एक वैकेंसी अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे रिजर्व की गई है, लेकिन वैकेंसी आपको यहाँ पे टोटल 2 ही रिजर्व देखने को मिलेंगी। तो ये थी आपकी वैकेंसीज की लिस्ट। एक में 16 वैकेंसी आई हुई है और एक में 28 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, जिसमें से 16 में से एक वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, 28 वाले में आपकी 2 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व की गई है डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये तो थी आपकी वैकेंसी की बात। और यहाँ पे आपका रिजर्वेशन अप्लाई होना है, तो ये भी ध्यान में रखें कि जो भी SC ST OBC EWS वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी अप्लाई किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रतिभा सेतु पोर्टल की। तो जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू में भाग गए, मान लीजिए आपका इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो अपने आप को इस जो ये पोर्टल है यहाँ पे आप अपने आप को एंटर करवा लें।
क्योंकि अगर आप किसी कारणवश इंटरव्यू वगैरह से बाहर होगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज है जिन्हें होनहार कैंडिडेट्स की जरूरत है, वो यहाँ से हायरिंग करती है। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि यहाँ आप अपने आप को अपलोड करें और आपको यहाँ पे रोजगार का जो एक माध्यम यहाँ पे बनाया गया है कि आपको यहाँ से कोई ना कोई कंपनी हायर करेगी, अपनी उनको जिस हिसाब से जरूरत होगी वो हिसाब से आपको हायर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पे नेशनलिटी जो है आपकी वो इंडियन है मांगी गई है। उसके अलावा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, अदर कंट्रीज के बारे में यहाँ पे डिटेल में चीजें दी हुई है। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो टोटल एज लिमिट है आपकी, जो आपकी मिनिमम रहने वाली है वो रहने वाली है 21 साल एंड मैक्सिमम रहने वाली है 30 साल। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो 21 से 30 ईयर्स के बीच में आते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 30 साल के बीच में आती है, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी नॉर्मल एज लिमिट जो आपकी लिमिट है वो है। उसके बाद आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको छूट भी यहाँ पे देखने को मिलेगी एज में। वो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। SC, ST, OBC, EWS, डिसेबल कैंडिडेट्स सबके लिए यहाँ पे अलग अलग छूट है। जैसे हम बात करें अगर SC और ST की, तो यहाँ पे करीब आपको मैक्सिमम 5 साल की आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है कि 5 साल की आपको छूट मिलेगी जो आप SC और ST वाले हैं। एज लिमिट आपकी यहाँ पे 5 साल और एक्सटेंड हो गई है। उसके अलावा जो OBC वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 3 साल, ठीक है। और जो आपके डिफेंस वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे 3 साल दिया गया है। उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर्स दिया गया है। तो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे करीब 10 साल की बात हुई है कि 10 साल के लिए आपको यहाँ पे उम्र में छूट दी जाएगी कमीशन की तरफ से। उसके अलावा बाकी जो ऊपर चीजें दी हुई है उसका डिटेल में यहाँ पे नोट दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे SC, ST, OBC, EWS, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, कुछ भी, तो वो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि आपके काम आए। आपको एज अगर आपकी 30 हो भी गई है, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके काम आने वाली चीज है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है, पहली पोस्ट जो आपकी है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, उसके लिए यहाँ पे पोस्ट जो रहने वाली, जो ये पोस्ट रहने वाली है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आपका मास्टर्स यहाँ पे कंप्लीट मांगा गया है और वो मांगा गया है इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या बिजनेस इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या इकोनोमेट्रिक्स में होना चाहिए, ठीक है। ये 4 यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन 4 में से किसी में भी आपका मास्टर्स यहाँ पे होना चाहिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। सेकंड आपकी रहने वाली है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के। तो यहाँ पे पहला तो बैचलर मांगा गया है। बैचलर आपका जो मांगा गया है वो मांगा गया है आपका स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे आपका बैचलर कंप्लीट यहाँ पे होना चाहिए। फिर इन्हीं किसी एक सब्जेक्ट में आपका मास्टर यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल सर्विस, सॉरी, उसके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा बाकी नोट भी यहाँ पे दिए गए हैं। मेन चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी, बाकी चीजें तो आप एक बार ध्यान से देख लें कि क्या मार्क्स, क्या प्रोविजनल डिग्री वगैरह क्या भी चीजें यहाँ पे मांगी गई है। बट ये आपका क्राइटेरिया रहेगा, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगा गया है दोनों ही पोस्ट के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो आपको नीचे यहाँ पे आगे पेजेस में आपको देखने को मिलेगी। फी की बात करते हैं, फीस की बात करते हैं। तो फीस के लिए यहाँ पे जितने भी आपके फीमेल हैं, SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। कमीशन की तरफ से कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो जितने भी फीमेल्स हैं, ऑल फीमेल्स, SC, ST एंड जितने भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। बाकी OBC, EWS यानी जनरल, EWS और OBC जो कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी को यहाँ पे 200 रुपए पे करना है। 200 रुपए आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आयोग की तरफ से रखी गई है।
तो ये थी आपकी फीस। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं बाकी चीजों के बारे में। और फीस आपकी ऑनलाइन मेथड से ही आप अपलोड करेंगे। वहां पे आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, स्टेप 2 तक चीजें समझाई हुई है। पहले यूआरएन नंबर आप अपलोड करेंगे, देन आप अपना लाइव कैप्चर फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे, फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू अपनी जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आइडेंटिटी मांगी हुई है, जो भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पे, और जितने भी सर्टिफिकेट हैं ध्यान रखिएगा, अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और जब आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है इंटरव्यू के टाइम पे, तो वहाँ पे आपके पास वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही होने चाहिए। ये नहीं कि आपने यहाँ कुछ और अपलोड कर दिया, वहाँ कुछ और अपलोड कर रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपके पास यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट्स है वो जो एंट्री आप डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे वो सेम ही होने चाहिए, वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर अलग अलग होंगे तो इस मामले में आप अप्रूव्ड नहीं होंगे, फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ये जो ये दिया हुआ है ये हम बात कर चुके हैं, इसी बारे में जैसे हमने बात करी इसी बारे में बात कर देते हैं। उसके बाद अब आगे बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में। ये कुछ और चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। लास्ट सबमिशन की हम बात कर चुके हैं कि 3 मार्च को आपका लास्ट सबमिशन होना है और विड्रॉ आप नहीं कर सकते, कोई करेक्शन विंडो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। स्क्राइब की हम बात कर चुके हैं कि स्क्राइब चेंज करना है तो 7 दिन पहले आपको चेंज करना पड़ेगा एग्जाम डेट, तो उसके बाद आपको इसका मौका नहीं मिलेगा। और जिसने भी स्क्राइब चेंज करने के लिए अप्लाई किया है तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम डेट से 3 दिन पहले ही आएगा। अब बात करते हैं आपके इंडियन स्टैटिकल सर्विस में कुछ यहाँ पे फंक्शन क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, साथ में फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई, जो भी डिसेबल कैंडिडेट है उन सभी के लिए ये है। तो यहाँ पे इसे देख लें, जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग कर उन सभी के लिए जरूरी भी है, इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें। सेकेंड आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, सेम चीज है, जो बेंचमार्क आपका रहने वाला है उसके लिए भी यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, इसे आप ध्यान से समझ लें, पढ़ लें। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कि आपका पेपर कैसे कैसे यहाँ पे होने वाला है। तो पेपर जो आपका रहने वाला है प्रॉपर वो 1000 मार्क्स का, यानी आपको यहाँ पे 1000 मार्क्स का देखने को मिलेगा। अब उसमें अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू वगैरह है उसके मार्क्स अलग रहेंगे, वो आपके यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। और यहाँ पे जो आपका पेपर होगा वो पार्ट 1 पार्ट 2 में यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो वाइवा आपका रहने वाला है वो यहाँ पे 200 मार्क्स का रहने वाला है और 1000 मार्क्स का आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव और रिटर्न दोनों होगा। तो पहले वाले की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट आपका दिया है जनरल इंग्लिश, सेकंड दिया है जनरल स्टडीज एंड थर्ड है जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड एंड जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड एंड 6 आपका है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है, टोटल 6 सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट का पेपर देना है और सबके लिए टाइम भी अलग है, मार्क्स भी यहाँ पे अलग अलग है। जनरल इंग्लिश की हम बात करते हैं, यहाँ पे 100 मार्क्स का रखा गया है, स्टडीज यहाँ पे 100 मार्क्स से रखी गई है, लेकिन जो जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड इंडियन इकोनॉमिक्स है वो यहाँ पे 200 मार्क्स से रखे गए हैं। तो टोटल ये 1000 मार्क्स का हो जाता है और सबके लिए टाइम भी यहाँ पे 3-3 घंटे का टाइम आपको आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। अगली बात करते हैं इंडियन स्टैटिकल सर्विस की, स्टैटिस्टिकल सर्विस किसके यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला है जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, दोनों के लिए सेम रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यहाँ पे पहले जो आपके 2 पेपर है जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज, ये आपके सेम रहने वाले हैं। तब इन दोनों का सिलेबस भी आपका सेम रहेगा और मार्क्स भी सेम रहेंगे, टाइम भी जो आपका एग्जाम का जो टाइम है वो भी यहाँ पे सेम रहने वाला है। स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और स्टैटिस्टिक्स सेकंड, ये आपका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा इसके लिए और मार्क्स आपके यहाँ पे रहेंगे 200 मार्क्स रहेंगे, लेकिन टाइम आपका यहाँ पे कम होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे 2 घंटे आपको टाइम दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स सेकेंड और स्टैटिस्टिक्स थर्ड, ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा यानी रिटर्न टेस्ट रहेगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा और
200 नंबर का आपका ये 200 नंबर के आपके ये पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं। बात कर चुके हम स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट और सेकंड की ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। इसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम आपके मार्क्स होंगे 200। एंड जो स्टैटिस्टिक्स थर्ड एंड फोर्थ है, यहाँ पे इस पेपर में आपको 50% आपको शॉर्ट आंसर्स देखने को मिलेंगे, 50% आपको लॉन्ग आंसर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये कंबाइंड पेपर आपका बनाया जाएगा। एंड जो आपका स्टैटिस्टिक्स का जो आपका फोर्थ पेपर होगा वो यहाँ पे 7 सेक्शंस में डिवाइड होगा, जिसमें से आपको कोई 2 सेक्शंस ही चूज करने हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश स्टडीज हम बता चुके हैं, मैं पहले बात कर चुकी हूँ। जनरल स्टडीज एंड जनरल इंग्लिश आपकी दोनों सब्जेक्ट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए सेम रहने वाली है, सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ मार्क्स एंड टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल की। पहले बात कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ मार्क्स की, कि अगर दो कैंडिडेट्स में से दोनों कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो सेम है, तो मार्क्स के साथ मतलब जो डेसिमल आपका होगा पॉइंट, जैसे आपका 98.02 है या 98.07 है, तो डेसिमल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको हायर रैंक प्रेफर की जाएगी, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। सेकंड है टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कुछ 4 चीजें दी हुई है। पहला है कि अगर किसी 2 कैंडिडेट्स के कह रहा है कि अगर किसी 2 कैंडिडेट्स के फाइनल जो मार्क्स है वो सेम, तो उनके जो ये पेपर होने हैं, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, 2, 3 एंड जनरल इंडियन इकोनॉमिक्स, इसके जो मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जिस हिसाब से जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उस हिसाब से ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, उसी को हाई रैंक यहाँ पे दी जाएगी। अब अगर पहले वाली कंडीशन आपकी दोनों कैंडिडेट्स की इक्वल है, तो इस केस में यहाँ पे वापस से कहा गया है कि वो स्पेसिफिक पेपर पे, इसमें से किसी एक स्पेसिफिक पेपर पे आपका मार्क्स देखे जाएंगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस पे है दोनों में से, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, थर्ड चीज कही गई है कि अगर पहले वाली कंडीशन जिसमें आपके जो पेपर है, जितने भी सब्जेक्टिव पेपर है, मार्क्स उसमें भी सेम है, स्पेसिफिक पेपर में भी मार्क्स सेम है दोनों कैंडिडेट्स के, तो अब क्या होगा, तो इसके बाद जो 2 कैंडिडेट्स हैं उनमें से जो एज में बड़े होंगे उसका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जो सीनियर कैंडिडेट होगा उसका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा कमीशन की तरफ से। लेकिन अगर कंडीशन ये आती है कि मार्क्स भी सेम है, स्पेसिफिक रिटर्न पेपर के मार्क्स भी सेम है, एज भी सेम है, तो उस हिसाब से फिर कमीशन के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। ये चीज कमीशन पे छोड़ दी जाती है कि कमीशन डिसाइड करेगी किसे सेलेक्ट करना है किसे नहीं। सेम चीज यहाँ पे इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए भी रहेगी, बस पेपर का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बाकी आपकी सारी चीजें सेम रहने वाली है, वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी अलाउ होगा। जितना भी पेपर है, जो भी ये आपके पेपर होने, 6 पेपर आपके होने वाले हैं, ये याद रखिएगा आपका, ये हिंदी में नहीं होगा, तो लैंग्वेज यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश रहने वाली है, तो 6 के 6 आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। ये मेंशन किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में, ये भी आप ध्यान में रखें। अब ये कुछ विजुअल चीजें दी हुई कि विजुअल परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, मेडिकल आपका यहाँ पे होगा फिजिकल फिटनेस के लिए, तो अगर जिसको विजुअल की कोई दिक्कत है, जिनके चश्मा वगैरह लग रखा है, तो उनके लिए ये जरूर है, यहाँ पे आपकी आंखों की पावर कम है, तो ये आप यहाँ पे क्राइटेरिया एक बार देख लें कि आप कौन से क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, यहाँ पे कितना आपका होना चाहिए और कितना आपका है और कितना यहाँ पे दिया गया है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बात करते हैं सिलेबस की, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो जो आपका पहला एंड सेकंड पेपर है जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज का, वो दोनों के लिए आपका दोनों पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है, तो उसका सिलेबस भी आपका सेम ही रहेगा, चाहे हम IES की बात करें चाहे हम ISS की बात करें, तो दोनों के लिए कॉमन पेपर है, तो उसका मतलब दोनों का सिलेबस भी आपका सेम रहेगा। अब बाकी जो सब्जेक्टिव पेपर है उनकी हम बात कर लेते हैं। जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट का यहाँ पे IES के लिए, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। अगला है आपका सेकंड, यहाँ पे जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड के लिए यहाँ पे IES के लिए दिया हुआ है, इसका अलग सिलेबस दिया हुआ है। थर्ड के लिए भी यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। एंड लास्ट आपको जो रहेगा इंडियन इकोनॉमिक्स का, इसका भी सिलेबस यहाँ पे आपको IES के लिए देखने को मिल जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। अब बात कर लेते हैं हम अपने स्टैटिस्टिक्स की, कि यहाँ पे जो आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी सबके जो सिलेबस रहेगा वो अलग अलग रहेगा। पेपर 1 के लिए अलग है, जो आपका फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स रहेगा उसके लिए अलग है, सेकंड के लिए अलग रहेगा, एंड थर्ड के लिए यहाँ पे
फिर से अलग रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकंड है आपका वो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसका यहाँ पे अलग है, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो लेंथी सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो भी कैंडिडेट्स आप हैं जो किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे डिटेल सिलेबस अपना देख लें कि क्या चीज़ें आपकी इस बार ऐड हुई हैं। इससे पहले भी ये वैकेंसी आती रहती है, कुछ चीज़ें आपकी चेंज तो नहीं हुई है सिलेबस में, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका टोटल डिटेल सिलेबस जो आपके दोनों पेपर के लिए यहाँ पे है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की। उसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कुछ मेन, ऊपर जब हमने बात करी थी, स्टार्ट हमने किया था नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे कहा गया था कि कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं कमीशन की तरफ से। तो वो यही इंस्ट्रक्शंस हैं जो दिए हुए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसके अलावा यहाँ पे और चीज़ें भी दी हुई हैं, जैसे एग्जाम हॉल में आपकी क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे आपको एग्जाम देना है, क्या क्या चीज़ों का आपको एग्जाम में यूज करना है, कैसे आपको एग्जाम हॉल पे पहुँचना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग दिया गया है, एंड क्योंकि आपका रॉन्ग आंसर यहाँ पे रहने वाला है तो यहाँ पे ये भी याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ आपसे कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रहने वाली है। पूरा आंसर आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, इसमें से आपका एक आंसर सही होगा, अगर गलत हो गया तो यहाँ पे 1/3 0.33 ऑफ द मार्क्स आपके ये आपके कट जाएंगे। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है 0.33। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम हॉल के लिए क्या क्या चीजें दी गई है, एग्जाम हॉल में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। मेथड ऑफ मेकिंग मार्किंग आंसर, एंड लास्ट जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको आंसर शीट वगैरह यहाँ पे कैसे फिल करनी है। तो पूरी चीजें आपको पूरा पेपर स्टार्ट से लेके एप्लीकेशन स्टार्ट से लेके पेपर में एग्जाम हॉल में बैठे हुए तक का टोटल डिटेल सारी चीजें सारे इंफॉर्मेशन आपकी इस जो आपके नोटिफिकेशन है इस पे इस पीडीएफ पे अपलोड की गई है यूपीएससी की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि सारी चीजें आपने यहाँ पे क्लियर दे रखी है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सिलेबस आपको दिया हुआ है, क्या क्या क्राइटेरिया आपका रहेगा, किन किन चीजों को आपको ध्यान पे रखना है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 11 फरवरी से, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 3 मार्च। तो 3 मार्च से पहले इसका फॉर्म फिल कर लें और ध्यान से करें, क्योंकि करेक्शन विंडो की यहाँ पे आपको नहीं कहा गया है कि आपके लिए कोई भी करेक्शन की यहाँ पे सुविधा यूपीएससी की तरफ से की गई है। साफ साफ कहा है कि कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा, फॉर्म सबमिट हो गया तो वो विड्रॉ नहीं किया जाएगा। तो जब आप एंट्री फिल करें अपने एग्जाम फॉर्म में तो बहुत ध्यान से करें, गलती की कोई भी गुंजाइश यहाँ पे नहीं दी गई है यूपीएससी की तरफ से। बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपलोड कर लें, और अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उन सबसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।